चलिए, ये आपके सामने समाज कार्य 2016 का प्रश्न पत्र है, जुलाई माह का। मैं जुलाई माह का करवा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये पहला प्रश्न आपके सामने है सोशल वर्क का कि वह समूह जो सामाजिक समूह कार्य में, अब देखिए मैं आप सबसे एक ही बात कर रहा हूं कि आप समझ लीजिए एग्जाम में बैठे हैं और आपको ऐसे ही करना है। तो वह समूह कार्य का जो सामाजिक समूह कार्य में इन्वॉल्व होगा वो कौन सा होगा? व्यवस्थित रूप से गठित करना होगा, पहला ऑप्शन आपके सामने। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि उससे विशिष्ट रूप से उद्देश्य होंगे। तीसरा कह रहा है व्यक्ति पर जोर देगा कि चौथा कह रहा है स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में आएगा। यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, आप सब लोग जानते हैं सामाजिक समूह कार्य की एक ऐसी मेथड से, एक ऐसी विधि है, प्राथमिक विधि है, जिसके माध्यम से सामाजिक सेटिंग है ना, जिसके माध्यम से सामाजिक सेटिंग के अगर हम बारे में बात करें या ग्रुप के बारे में बात करें, समूह के बारे में बात करें, तो हम उसमें सक्षम बनाने की बात करते हैं। चाहे केस वर्क हो, चाहे ग्रुप वर्क हो, चाहे कम्युनिटी वर्क हो। जवाब भी आप सभी का जवाब आ रहा है सी की तरफ, और यही आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति के रूप में गठित होता है, एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, व्यक्ति पर जोर देता है, स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में आता है। ये नहीं है, ये समूह कार्य का कार्य नहीं होगा, ये गलत है। ए बी सी, यहाँ पर सी आ रहा था जवाब, ऑप्शन नंबर थर्ड का यही करेक्ट है। तो देखो, मैंने इसमें कुछ कहा नहीं, मैंने कभी बोला भी नहीं होगा आप लोगों से शायद समूह कार्य ये काम पे करता है। हाँ, थ्योरी में चला होगा बहुत पहले, आप लोग भूल गए होंगे। लेकिन अब आप देखिए प्रश्न का यहाँ पे नेचर समझने की कोशिश करिए। ऑटोमेटिक सही आ रहा है, तो आप सभी लोगों का सही जवाब आया है। एक प्रश्न और देखिए यहाँ पर, और ठीक वही आपको काम करना है, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखें। सामुदायिक संगठन में संचेतना उपागम है। अब संचेतना उपागम है तो किससे संबंधित है ये, है ना सर? चल में क्यों होगा क्या? हाँ, अभी और भी बच्चों का जवाब आ जाने दीजिए थोड़ा सा, फिर हम इसी पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि ये किन चीज़ों को रिलेट करता है ना। आपने एक नाम सुना होगा सामाजिक क्रिया के माध्यम से, जब हम मॉडल पढ़ रहे थे, पाउले फ्रेरे का नाम पढ़ा होगा। पाउले फ्रेरे का नाम, उसने कहा था चेतना को, चैतन्यकरण को, चेतना को जागृत करने के रूप में बात किया था। तो आप सामुदायिक संगठन में जो संचेतना का उपागम के बारे में सामाजिक क्रिया को लेकर बात किया था, वही चेतना जागृत करने में हम सामुदायिक संगठन में भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पाउले फ्रेरे का ये दृष्टिकोण था कि कर्मनिष्ठता ही, यहाँ पर इन्होंने कर्मनिष्ठता को एक अधिक बल देते हुए बोला कि जिन तरीकों से व्यक्तियों और समुदाय को प्रतिबिंबित किया जाता है और क्रिया के माध्यम से सामाजिक वास्तविक महत्वपूर्ण को समझ को विकसित किया जाता है, वो संचेतना का उपागम होता है। तो यहाँ पर क्या आप उसे सेवा प्रदान करेंगे तब होगा, क्या यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो होगा, क्या आप यहाँ पे समूह स्तर पर लोगों को संगठित। अब देखो संचेतना, अभी आप दीपक जी शायद बता रहे थे आप मेरे से कि सर सी होगा, तो आप जरा मुझे बताइए कि समूह के स्तर पर लोगों को अगर संगठित कर रहे हैं तो जाहिर सी बात वहां पे संचेतना की बात हो रही है, संचेतना की बात हो रही है। शब्दों को तोड़ दीजिए, मैंने आप सबसे बोला था शब्दों को यहाँ पे तोड़ेंगे तो जोड़ने से रिलेट कर रहा है संचेतना वहां पर, और लोग सक्रिय रूप से भागीदार पार्टिसिपेट की बात करता तो संचेतना उपागम को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, इसलिए करेक्ट जवाब हो जाएगा दूसरे वाले का थर्ड। तो देखिए ये प्रश्न ऐसा था, ठीक है, सरल था, शोध में तो कभी आपने पढ़ा ही नहीं था। और अगर हम कहें कि शोध हेतु समुदाय को समझना, तो समुदाय को समझना नहीं, समुदाय के लोगों को समझना, ये संचेतना का उपागम होता है। तो इसलिए आप यहाँ पे थर्ड वाले को सही जवाब देते है ना, है कि नहीं? प्रश्न देखो सरल बना कि नहीं बना। फिर आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का, फिर देखिए प्रश्न कुछ भी टफ नहीं है, इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। कह रहा है कि कौन परामर्श के बारे में सही नहीं है। अब बात है नहीं की, अब दिमाग में नहीं है और ऑप्शन को पढ़ना भी है, ठीक है, ये बात भी हमें लेके चलना है साथ में। अब मैं ऑप्शन को पढ़ूंगा। कह रहा है कि परामर्श में किसी व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं प्रदान किया जाता है, बल्कि उसे मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। क्या आप मुझे ये बात बताएं, ये बात आपको हजम हो रही है कि नहीं? बात प्रश्न की नहीं है, बात प्रश्न की नहीं है, और यही बात आपको मिल जाएगी। बताए आप लोग। हाँ, तो आप देखिए परामर्श में किसी, हाँ देखो, परामर्श में किसी समस्या
किसी व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं प्रदान किया जाता है बल्कि उसका मार्गदर्शन दिया जाता है। क्यों भैया समस्या का समाधान नहीं करोगे? होता है ये तो तुम गलत बोल रहे हो, है कि नहीं? गलत बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? और ये जब गलत हो गया तो फिर यहाँ पर यही आपका सही जवाब हो जाएगा, फिर मुझे आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, आप सबकी संतुष्टि के लिए मैं पढ़ देता हूँ। परामर्श एक प्रक्रिया है, इससे सभी लोगों को पता है। आप सभी लोग जानते हैं कि काउंसलिंग या मार्गदर्शन जो होता है एक प्रोसेस के रूप में चलता है, ये सबको पता है भली भांति तरीके से। ऑप्शन थर्ड को देख लेते हैं कि परामर्श का लक्ष्य जो होता है व्यक्तियों की वर्तमान समस्याओं के समाधान के सामर्थ्य बना। अब भाई क्यों नहीं बनाता है? ये तो होता है ताकि भावी कार्य, देखो ये भी मुझे पढ़ूंगा ही नहीं तब भी आप लोग बता देंगे। परामर्शदाता परामर्शी होता है, जो सेवार्थी होता है, उसकी पसंद, योजना, समायोजन संबंधी तथ्यों की व्याख्या करने में भी मदद करता है। ये भी सही हो जाएगा, है कि नहीं? तो अपने आप में आप सभी लोगों ने ये प्रश्न, अभी तक आप लोगों को मैंने 6 नंबर दे दिए हैं, 3 प्रश्न आप सबके सही आए हुए हैं। ठीक है भाई, यहां से आप सभी लोग, अब यहां पे प्रश्न थोड़ा सा फैक्ट नहीं है, लेकिन फैक्ट जैसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। नहीं आएगा मैं बताऊंगा, आप सबसे मैं जवाब जानने की कोशिश करूंगा, आप लोग मुझे बताएं मैं जवाब जानूंगा। दीपक जी का सी आ रहा है, अरे दीपा मैडम का सी आ रहा है, होगा सर, शून्य होगा। हाँ, अब मैं आपको बता देता हूं, ये बात आप लोग इसको ना हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए बात जो अपने माइंड में डाल लीजिएगा। बता रहा हूं, सुनिए। अंक गणितीय में, मैथमेटिक्स में, जब आप माध्य का मतलब एवरेज है ना, जब आप माध्य से दिए गए जो भी टिप्पणी होती है, जो भी विकल्प होता है, उसका जब आप विचलन करेंगे, उन्हीं विचलनों का जब योग बनाते हैं, आपने पढ़ा होगा संख्याओं का योग बटे संख्या, जो दिए गए नंबर है, आप डिवाइड करते हो तो एवरेज निकल के आता है, ये फार्मूला था। और जब आप विचलन का योग की बात करेंगे तो वो हमेशा शून्य होता है, याद रखिएगा। ना ही अधिकतम होगा, ना ही न्यूनतम होगा, ना ही 1 होता है, वो हमेशा शून्य होता है। ध्यान रखिएगा, कहां पर? माध्य में। ऑप्शन आपका यही वाला सही जवाब हो जाएगा, थर्ड वाला। तो हमेशा मैथमेटिक्स में जब भी आप कोई एवरेज की बात करेंगे, किसी एवरेज पर टिप्पणी डालने की बात करेंगे या विचलन की बात करेंगे और वहां पर योग की बात करेंगे, योग का मतलब होता है प्लस, याद रखेंगे, और वहां पर हो जाएगा फिर शून्य। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और ये फैक्ट नहीं था, ये अप्लाइड टाइप का प्रश्न था, कॉन्सेप्ट पर प्रश्न था ये आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैं बता रखा हूं, आप लोग मुझे बताएंगे, मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा। ऑप्शन में आप सबके यहाँ पे कमेंट सीन कर रहा हूँ। आकांक्षा का जवाब डी आया है, हनी का डी आया है। पवन जी क्या बात कर दिए? अच्छा, सॉरी। कभी भी आप लोगों को ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूज होने की वही नहीं है ना? ऐसे क्वेश्चनों को आप लोगों को कंफ्यूज ही नहीं होना है, और इतना सरल प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं, ये आप निकालते हैं जब भी कभी असम्मित वितरण के बारे में। अब आप असम्मित वितरण जब भी आए और इस तरीके का फार्मूला नीचे लिखा हो, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछता है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में संबंध बताइए, तो संबंध वो हमेशा बहुलक होता है। सबसे पहले हमेशा वो बहुलक आइडेंटिफाई की जाती है, और जब बहुलक आइडेंटिफाई करोगे तो वहाँ पे -3 x बार मीडियन आता है, और जो है -2 आपका x बार आता है। तो 3 माध्य का -2 माध्य जो होगा वो बहुलक के बाद में आता है, बहुलक की बात करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो होगा डी होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे संगीता मैडम का भी गलत आ गया भाई जवाब। ऐसे प्रश्न को क्यों गलत कर रहे हो जो फैक्ट पर ही आधारित हो? 3 माध्य का और -2 माध्य होगा, ये आप ध्यान से सुन लीजिए। बहुलक ही आएगा ऐसे प्रश्न में। आज तक कोई ऐसा फार्मूला ही आप मत सोचिए कि मैंने ये सीखा है कि माध्यिका बराबर ये होता है, माध्य बराबर ये होता है। ये फार्मूला आपने कभी देखा ही नहीं है। आपने केवल फार्मूला देखा है तो बहुलक का देखा है इस टाइप का, बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। तो ऑप्शन आपको लगा देना होगा डी वाले को, यही आपको लगा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक और प्रश्न है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा तो कर लेना है आप लोगों को सही। और मैंने इंपॉर्टेंट कहा, ये जरूर अपने आप में बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न होता है।
आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, और ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि लिंग आधारित होने वाले श्रम के घरेलू विभाजन का तात्पर्य। अब देखिए प्रश्न आपको बताऊं टफ नहीं है, फिर मैं प्रश्न को इसको सरल बनाऊंगा, इजी करूंगा आप सबके लिए। अभी देखो कैसे, आप एक बार कर लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। चलिए देखिए, यहाँ मैंने आप सबके जवाब जो है यहाँ पे आ रहे हैं बी की तरफ, बी की तरफ आ रहे हैं सभी बच्चे के, अपने मन से सभी बच्चे जवाब देंगे। देखिए जब भी कभी ऐसे प्रश्न आए और प्रश्न आपसे कह रहा है कि जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में, और ऐसी कंडीशन पर घरेलू विभाजन का जो मतलब होता है कि पुरुष और महिलाओं के बीच घरेलू कार्य का विभाजन समान होता है। भाई देखिए कॉमन सेंस सोचिए, समान होता है, नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो गलत करिए, क्यों? अभी हम कॉमन सेंस की दिमाग की बात कर रहे हैं। और महिलाएं घर पर अधिकांश आदत श्रम संबंधी कार्य करती हैं। अच्छा, अब श्रम संबंधी आदतन का मतलब ये नहीं हुआ यहाँ पे कि आप उनसे वो काम करवाने रहे हैं, परिश्रम वाला या श्रमिक वाला काम करवाए, ये नहीं। अधिकांश महिलाएं घरेलू कार्य करता, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आप लोगों से घरेलू कार्य के बारे में। ऑप्शन थर्ड के बारे में बात करते हैं, श्रमिक बल पर देती है महिलाएं, बल में प्रवेश को वृद्धि हो रही है तब, जहां पे लिंग आधारित श्रम घरेलू का विभाजन में, तो ये गलत है। ठीक है, श्रमिक बल में महिलाओं को प्रवेश में वृद्धि हो रही है, ये गलत है। कुछ बात हजम नहीं होगी। श्रमिक बल में दोनों लिंगों के व्यक्तियों की समान संख्या होती है। देखो यहां ये ऑप्शन 4 आपको कंफ्यूज करता कि श्रमिक बल में दोनों लिंगों के व्यक्तियों के समान संख्या होती है। ये बात तो ठीक है, आपसे लिंग आधारित पर बात करता है, लेकिन श्रम प्रश्न है हमारा कि घरेलू विभाजन का। अब जब घरेलू विभाजन का, तो भाई क्यों कंपनी में जा रहे हो आप? ये तो कंपनी की बात होगी ना, एक प्रकार से बाहर वाले कामों में की बात हो रही ना, जहां पे महिलाओं को और व्यक्तियों को समानता की बात हो रही थी। तो हम यहाँ पे प्रश्न ये है, तो हम यहाँ क्यों जाए? तो इसलिए हमें ये काट दिया। और जब मैंने ये इस बात को काट दिया तो घरेलू जो यहाँ पे महिलाओं के बारे में बात हो रही थी, यही हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला। तो ध्यान रखिएगा कि श्रम का लिंग विभाजन महिलाओं और पुरुषों के विभिन्न नौकरियों और प्रकार कार्यों का जब आवंटन के संबंध में बात होता है तो वहां पर वो अलग हो जाएगा, वहां पर वो अलग हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। और जब हम घरेलू की क्रियाविधि के बारे में बात करते हैं तो वहां पर वो अलग के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, तो श्रम का लिंग विभाजन हर समय तय नहीं होता है कि आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से परिवर्तन में ये जवाब देने के रूप में बदलता रहता है। हर समय ये तय नहीं होता है। परिस्थितियां घरेलू कार्यों को लेकर अगर विभाजन की बात किया जाए तो वो अलग होता है। तो ये सिचुएशन डिपेंड करता है। तो यहां पर घरेलू विभाजन का हम अपने कॉमन सेंस से ही प्रश्न लगाएंगे, है ना, कोई फैक्ट वगैरह से नहीं सोच के लगाएंगे हम सभी लोग। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में कि भारत में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम है तो वर्ष कब पारित किया गया था, तो ये प्रश्न तो इतना सरल है कि भारत में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम जो है वो 1958 में क्या किया गया था, पारित किया गया था। आप सबको भली भांति तरीके से पता होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए वाला, तो ये फैक्ट वाला प्रश्न था, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा फैक्ट के आधार पर। और लगभग यहाँ पर प्रीति मैडम, संगीता मैडम, वैशाली, दीपा, आकांक्षा, पंकज जी और अभिनव जी, हनी जी, अजय पटेल, पवन सिंह राजपूत, आप सभी का सही जवाब आया है ऑप्शन ए की तरफ, यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। वेरी गुड। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, मूल अधिकार होगा। अब देखो ये प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न कहाँ मैं अच्छा बोल दिया कि मैंने ये, मेरा माइंड जो है यहाँ पे चला गया था। तो अस्पृश्यता का अंतर जो शामिल किया वो कौन से जो है मूल अधिकारों में शामिल किया गया है? ये 4 है आपके सामने। मैं जानना चाहूंगा आप सबसे इसका जवाब बताएं। आप सभी लोग बी की तरफ जा रही हैं, दीपा जी जा रही है, संगीता जी जा रही हैं, दीपा मौर्य बी, ओके, एंड रूपम जी का भी आया है, अभिनव जी का, पवन सिंह का भी आया है, फिर प्रीति रोहेला का जवाब भी आ गया है, वैशाली पाटिल, आकांक्षा मैडम, और उसके बाद अजय सर का भी जवाब आ रहा है बी की तरफ। ओके, कोई बात नहीं। तो आप सभी लोगों ने जो जवाब मुझे दिया है इस क्वेश्चन का, सही जवाब मिला है आप सभी लोगों का सेकंड वाला।
आप सबके सही जवाब आए हैं सेकंड वाले। तो मैं आपको बताना ये चाहूँगा, कभी कभी प्रश्न आप सबसे ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस मूल अधिकार में आया है। तो ऐसी कंडीशन पर आप लोगों को सोचना होगा कि वो स्वतंत्रता का होगा, तो वो स्वतंत्रता का अधिकार होगा। तो यहाँ पे आर्टिकल्स आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ कि समता का जो अधिकार है वो 14 से 18 के बारे में बात किया गया था, और 14 से 18 में एक आर्टिकल आ गया 17, और 17 आर्टिकल कहता है अस्पृश्यता का अंत। तो इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूँ कि यहाँ पर समता और समानता का अधिकार सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न अच्छा था क्योंकि डीप में चला गया था ये प्रश्न, है ना। अब देखिए ये प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये प्रश्न आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसमें किसको चयन करूं, भारती को चयन करूं कि पहचान को चयन करूं, किसको चयन करूं, और जो कि आप अभी भी क्वेश्चन के जड़ तक नहीं पहुंचे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ए की तरफ जाऊं कि थर्ड की तरफ जाऊं, तो आपने क्वेश्चन के पैटर्न को अभी भी नहीं समझा है। और इन दोनों को मैंने एलिमेंट कर दिया, ऑप्शन बी और ऑप्शन 4 दिया है आपके सामने, आप कमेंट करें मुझे। अच्छा, यहाँ पे बी और 4 में लगभग बच्चों का जवाब भी आया है, केवल आकांक्षा का बी ही आया है। ठीक है, मैं आप सबसे यही कहूँगा कि क्वेश्चन के पैटर्न का समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, लगभग आप सभी लोगों का जवाब भी आ रहा है कि बी की तरफ ही आ रहा है, सारे बच्चों का जवाब भी बी की तरफ आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अब मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक आप सभी लोग सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा आप सभी लोग। देखिए, एक तो जब कभी हम किसी प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं तो वहाँ पर हम अलग अलग स्टेप बनता है। जैसे अगर हम बात करें, मेरी बात को सुनिए, प्रदर्शन का जब आप प्रदर्शन के किसी मानक को स्थापित करेंगे तो सबसे पहले मानक को स्थापित करना होता है, उसके बाद मानक का संचार करना होता है, उसके बाद मानदंड प्रदर्शित करना होता है, उसके बाद मानक के साथ प्रदर्शन करना होता है, और वो भी उसकी तुलना के साथ, कंपेयर के साथ, और फिर उसके बाद कर्मचारी के साथ मूल्यांकन करना होता है, फिर जो कार्मिक होते हैं उनकी क्रियाओं को लागू करना होता है। तो ये कुछ स्टेप होते हैं उस दौरान पे जब हम किसी प्रदर्शन के लेकर, किसी प्रदर्शन को लेकर हम कार्यों को करने की बात करते हैं। कोई एक व्यक्ति है तो कार्य करेगा कैसे, उसको प्रेजेंट करेगा कैसे, और उन कार्यों को प्रेजेंट करने के लिए इन स्टेपों से हम होकर गुजरते हैं। लेकिन हमारा ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न पूछा यहाँ पर ये था निष्पादित मूल्यांकन, और यही निष्पादित मूल्यांकन रिप्रेजेंट करता है व्हाट इज कैरियर डेवलपमेंट। व्हाट इज कैरियर डेवलपमेंट, ये होता क्या है ना। बात समझ में आ रही है? एक बार कंफर्म करें आप सभी लोग। बताएं एक बार। यस सर। तो ऐसी कंडीशन पर जब भी कभी आप निष्पादित मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे तो तीन स्टेप आते हैं। ये तीन ही स्टेप होते हैं जो एक दूसरे के चक्र के रूप में घूमते हैं। एक को बोलते हैं असेसमेंट, दूसरे को बोलते हैं डायरेक्टिंग, तीसरे को बोलते हैं डेवलपमेंट या आकलन, निर्देशन, विकास। ये इस तरीके से चलता है असेसमेंट, और असेसमेंट के बाद अगर हम बात करें तो डायरेक्शन, और डायरेक्शन के बाद की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया होती है विकास। अगेन उसके बाद आपका विकास हुआ। अगर आपने देखा कि मूल्यांकन किया, निष्पादित मूल्यांकन यही विकास पे करते हैं, और यही विकास पे जब आपने निष्पादित मूल्यांकन दोबारा किया और बच्चे में फिर कमी दिखी आपको, अगेन आपने असेसमेंट किया और फिर उसके विकास या उसके निर्देशन दिया, और फिर विकास की प्रक्रिया में दोबारा से अगर वो डेवलप नहीं हुआ फिर इस प्रक्रिया में अगेन यही असेसमेंट होगा। तो ये एक प्रकार का ये निष्पादित मूल्यांकन होता है, समाप्ति की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है? समाप्ति की प्रक्रिया होती है ना। बात समझ में आई? निष्पादन का मतलब क्या? निष्पत्ति, है ना। एक बार कंफर्म करें। और बात अगर आप कहेंगे तो और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और सरल शब्दों में। जी जी जी, बोल रहे थे कोई व्यक्ति? ठीक है कहा था बस। अच्छा, ओके, वेरी गुड। तो यहां मैं आप सबसे यही कहूंगा, इस चीज का आप खास कर, ये स्व मूल्यांकन है, और स्व मूल्यांकन कैरियर जब हम कभी यूज करते हैं तो वहां पे ये तीन बातें हमें ध्यान में रखना पड़ता है। एक असेसमेंट, दूसरा आपका निर्देशन, तीसरा आपका आप लोगों को विकास। ठीक है, मूल्यांकन की बात करेंगे तब हमें यही चीज याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर अगर मैं जी क्या 9 का बी होगा। 9 का क्या होगा? बी नंबर होगा सर। जी, बी फॉर बॉम्बे। असेसमेंट उसी को बोलते हैं, आकलन को, निर्देशन डायरेक्टिंग को बोलते हैं, और डेवलपमेंट विकास को बोलते हैं। ठीक है, वही है ऑप्शन नंबर बी।
किसी संगठन में एक प्रकार, देखो ये लास्ट का स्टेप था जो मैंने निष्पादित मूल्यांकन बोला था, वो लास्ट के स्टेप में चलता है ये प्रक्रिया। आगे हम बात करते हैं, किसी संगठन में एक प्रकार के कार्यों का समूहन डैश भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न देखिए कितना अच्छा है। किस चीज़ों को हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर आप लोग जानते होंगे, आप सबको भलीभांति तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब भी पता है, तो ये कार्य वर्गीकरण होता है। जब हम किसी भी प्रकार के कार्यों का हम वहाँ पर जब बात करें किसी संगठन में एक प्रकार के कार्यों का, तो समूहों के रूप में वो कार्य वर्गीकरण होता है। लेकिन फिर कार्य डिज़ाइन क्या होता है, मैं ज़्यादा शब्दों में नहीं बोलूँगा, क्योंकि प्रश्न जब एक एक लाइन में आता है तो हमें एक लाइन में ही बताना पड़ेगा प्रश्न। फिर इसके जहाँ पे क्या हो गया, तो कार्य डिज़ाइन वो होता है जहाँ पे औद्योगिकी और संगठनात्मक मनोविज्ञान के भीतर में शोध का अभ्यास का क्षेत्र माना जाता है। शोध के अभ्यास का क्षेत्र माना जाता है डिज़ाइन को, जैसे आपने पढ़ा होगा अभिकल्पना, वही चीज़ है ये कार्य का डिज़ाइन, वहाँ पे करते हैं। वो बेसिकली संगठन के अंतर्गत कार्यों का समूह के रूप में हम उसको नहीं कहते हैं, हम उसको डिज़ाइन के रूप में, जब किसी संगठनात्मक उसके भीतर में अभ्यास का क्षेत्र करते हैं उसको डिज़ाइन बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है आप लोगों का, अगर हम बात करें कार्य का जो है कार्य का डिज़ाइन मूल्यांकन, तो कार्य का मूल्यांकन जो होगा यहाँ पर, तो वो क्या बोला जाता है, कार्य का मूल्यांकन किसको करते हैं हम? कार्य का मूल्यांकन, जैसे मूल्यांकन एक संगठनात्मक में या एक कार्य की रेटिंग को बताता है, और मूल्यांकन जो है कार्य को पदानुक्रम में जो है कार्यों को लेकर मूल्यांकित करने के रूप में उसके मूल्यों को स्थापित करता है। तो मूल्य को स्थापित करने में मूल्यांकन की एक भूमिका होती है, इसलिए कार्य मूल्यांकन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, कार्य के मूल्यों को स्थापना की प्रक्रिया में कार्य मूल्यांकन कहलाता है। मूल्य का मतलब वैल्यू की स्थापना के, तो उसे कार्य मूल्यांकन कहते हैं। कार्यवर्णन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का जॉब डिस्क्रिप्शन, और जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है वो बेसिकली लिखित कथा के रूप में होता है, जहाँ पे कर्तव्य किसी स्थिति की जिम्मेदारियों का वर्णन होता है, उसको हम बोलते हैं कार्य वर्णन या डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें वर्णात्मक के रूप में रिप्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे सही जवाब, जब किसी संगठन का एक प्रकार के कार्य होते हैं उसको हम वर्गीकरण में डिवाइड करते हैं, किसमें, वर्गीकरण के रूप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, किशोर अपराध उप संस्कृति, अच्छा प्रश्न है, उप संस्कृति का सिद्धांत पूछा है, और मैं आप सबके इसके जवाब जानने की कोशिश करूंगा कि आप लोग मुझे इसका जवाब बताएं। मैं ये जानना चाहूंगा। दीपक जी का जवाब आया है, दीपक जी का जवाब आया है ए, रूपम जी का ए, संगीता का बी आया है, फिर उसके बाद दीपा मौर्य का बी आया है, अभिनव सर का भी बी आया हुआ है, कि सभी व्यक्ति लगभग यहाँ पे बी की तरफ जा रहे हैं। कुछ व्यक्ति ही यहाँ पे अल्बर्ट कोहेन का नाम पे लिखे गए हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आर के मर्टन का ही नाम आएगा, रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन नंबर 2 वाला ही सही जवाब हो जाएगा। आकांक्षा जी बी सही है, वेरी गुड। आप सोचे ना, यही उप संस्कृति के सिद्धांत। मर्टन ने तो व्याधिकीय वाला दिया है ना, व्याधिकीय सिद्धांत अपराध का। देखो, अब इसका मतलब ये नहीं कि मर्टन ने केवल एक ही सिद्धांत दिया है तो अब उसके एक ही सिद्धांत से चला जाएगा प्रश्न, है ना। एक ही सिद्धांत मर्टन ने नहीं दिया है। मर्टन की बात अगर करें तो मर्टन ने एक प्रकारवाद में भी अपनी एक अहम भूमिका निभाई है ना। तो हम उसका लेकिन उप संस्कृति का पहली बार अगर सिद्धांत है ना, मेरी बात को सुनिए, पहले मेरी बात एक बार सुन लीजिए आप सभी लोग। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब भी कभी मर्टन के बारे में बात आए तो उप संस्कृति किशोर अपराध के रूप में सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति अगर इस पे चर्चा किया है तो वो मर्टन का नाम आता है। संस्कृतिकरण को लेकर, संस्कृति ग्रहण को लेकर CH दुबे का भी नाम आता है और श्रीनिवासन जी का नाम भी आता है, लेकिन उप संस्कृति के सिद्धांत में किशोर अपराध थोड़ा सा सोचिए तो सबसे पहले जिक्र किया है आर के मर्टन ने। और याद रखिएगा अल्बर्ट कोहेन का नाम, इन्होंने जो है बेलेड सेगनुअर जो है 1968 में भी दिया था। और बुक ऑफ माई मदर अल्बर्ट कोहेन ने दिया था, यह आपको ध्यान रखना होगा। और अगर यहाँ पे विल्सन के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे,
विल्सन जो है सामाजिक अभ्यास का परिचय दिया है समाज कार्य में, समकालीन अभ्यास का परिचय दिया है विल्सन ने, समकालीन अभ्यास का परिचय दिया है समाज कार्य में विल्सन ने, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे जेफरी का नाम, तो जेफरी इनका पूरा नाम है लॉन्ग होफर जेफरी, लॉन्ग होफर जेफरी। इसने एसोसिएटेड एक प्रोफेसर थे और ये एसोसिएटेड प्रोफेसर, इन्होंने शोध में एक अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो इनका संस्कृति में कोई इन्होंने कुछ बात नहीं किया है, परंतु इन्होंने किशोर अपराध की संस्कृति में, उप संस्कृति के सिद्धांतों में इन्होंने अपना खोज किया है, इन्होंने अपनी खोज किया है। लेकिन पहली बार इसकी अवधारणा, इसका सिद्धांत देने वाला आर.के. मर्टन है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा था अपने आप में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर जो हो जाएगा बी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। किसी कामना अथवा इच्छा, अब देखो कामना इच्छा अथवा ये सब कुछ आ रहा होगा माइंड में, भाई सिगमंड फ्राइड है ना, सिगमंड फ्राइड दिमाग में आ जाना चाहिए। अभिव्यक्ति को प्रकट करने के अवरुद्ध को क्या बोलते हैं, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, जवाब बताएं। रूपम जी समझ में आ गया क्वेश्चन? जी सर, पर मैं पे लिख, मतलब मैंने किसी बुक में पढ़ा था तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ मैं। क्या कंफ्यूज हुई हो? कंफ्यूजन दूर करूंगा, बोलो। संस्कृति के सिद्धांत में ना सर 3 सिद्धांत है। एक के विभिन्न अवसर का सिद्धांत वो ओलिन ने दिया था, उप संस्कृति का सिद्धांत सर कोहेन का दिया हुआ है उसमें बुक में। उप संस्कृति कोई बात नहीं सर, मिलेगा तो मैं डाल दूंगी, आप रीड कर लेना, आपको ज्यादा पता है। नहीं, उप संस्कृति का और भी कोई व्यक्ति जरा मुझे बताएं, और भी कोई? मेरे को भी कोहेन ही लग रहा है। कोहेन ही लग रहा है क्योंकि मैंने पढ़ा है ना, इसलिए कंफ्यूज हूं। सर BYQ किया था तो उसके अंदर कोहेन ही था। अच्छा, कोहेल था। अपराध के प्रतिबंध यूजीसी ने सर मर्टन ही माना है सर। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर आप सुन लीजिए। अगर आप सब कल्चर थ्योरी की बात कर रहे हैं तो मर्टन का आएगा, ये आप ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग। पहली बार की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अपराधी उप संस्कृति के सिद्धांत में अगर किसी का नाम आता है तो मर्टन का नाम आता है। उनके साथ साथ में एक और उनके मित्र रहा करते हैं, उनका नाम है दुर्खिम, ठीक है। दुर्खिम अगर आप बोलते तो मैं आप लोगों को कहता ठीक है, लेकिन कोहेन का नाम ले रहे हैं तो मुझे तो कुछ हजम ही नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। कोहेन बेसिकली क्लासिक की किताब लिखा था, उस किताब में उसने 1955 में उप संस्कृति के सिद्धांत को स्पष्टीकरण किया है, बात की है, लेकिन सिद्धांत को पहली बार प्रतिपादन के रूप में आप कोहेन का नाम ना ले तो बेटर रहेगा। इसने अल्बर्ट कोहेन ने क्लासिक के रूप में, क्लासिक उसकी किताब है, अपनी उस किताब में क्लासिक 1955 में उप संस्कृति के सिद्धांत को अवधारणाओं के रूप में थोड़ा सा उसके जैसे निष्कर्ष के रूप में उसकी आलोचना करते हुए वहां पे स्पष्टीकरण किया है। लेकिन सिद्धांत सबसे पहले जो है वो मर्टन का ही नाम आता है, और दुर्खिम बोलते तो भी मैं मान लेता, लेकिन इनकी बात मुझे हजम नहीं हुई, ठीक है। बाकी आप लोग देख लेना, अगर आप मिलेगा तो आप मुझे बताना। चलिए आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर करेक्ट, किसी कामना और इच्छा के अभिव्यक्ति को प्रकट करने के अवरुद्ध किया जाना चाहिए तो क्या कहलाता है? मैं आप सबसे जवाब जानना चाहूंगा इसका। लगभग यहाँ पे जवाब जो है संगीता का आ रहा है भाई डी की तरफ। पश्चिगमन क्या होता है मैडम? बेसिकली पश्चिगमन क्या होता है, तो यहाँ पे अच्छा बी, आकांक्षा का बी आ रहा है। निग्रह किसे कहते हैं? कोई जानता है निग्रह? प्रतिगमन जानते हो, दमन जानते हो, निरोध जानते हो, रिप्रेशन जानते हो, वही है। किसी कामना और इच्छा का अगर अभिव्यक्ति का प्रकट करते हैं तो वो ऐसी कंडीशन पर वहां प्रकटन में अवरुद्ध होता है तो वो दमन होता है। वो क्या होता है? दमन होता है, और वह दमन ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। पवन जी प्रक्षेपण नहीं है, दमन है ये, और ये दमन है ऑप्शन सेकंड में। आपका थोड़ा सा यहाँ पे ना हिंदी कर दिया टफ, हिंदी क्या कर दिया आपको? टफ कर दिया। और हिंदी जो टफ किया है कारण यही था टफ करने का, क्योंकि ये निग्रह दे दिया था, है ना? क्या दे दिया था? निग्रह दे दिया था। यहाँ पे ऑप्शन आपका बी वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रक्षेपण होता है ना अपनी गलतियों को किसी दूसरे पर थोपना। हाँ ठीक है,
ठीक है, सही बात, ठीक है, यही है सही बात। पश्चिगमन सर, अच्छा पीछे की ओर जाना। एक मिनट, थोड़ा सा कॉल आ रहा है मेरा अभी। मैं तो हाँ, क्या प्रियंका मैडम क्या कह रहे हैं आप? एक बार सर मैं बोल रही थी ऑप्शन डिफाइन कर दो एक बार। हाँ हाँ, देखिए यहाँ आप अगर हम कहें तो जब कभी किसी कामना या इच्छा की अभिव्यक्ति के अगर हम बारे में बात करते हैं ना, तो ऐसी कंडीशन पे वो दमन की प्रतिक्रिया होती है, और वो उसी को हम लोग बोलते हैं दमन या निग्रह कह सकते हैं, या उसी को हम लोग अगर बात करें तो रिप्रेशन भी बोल सकते हैं इसी को, ठीक है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे पश्चिगमन लिखा हुआ है। पश्चिगमन एक प्रकार से एनालिसिस वाला, या हम ये कह लीजिए कि रिग्रेशनल वाला प्रतिक्रिया है, ठीक है। और ये प्रतिक्रिया बेसिकली हम जब भी कभी प्रतिगमन विश्लेषण की बात करते हैं तो वहाँ पर हम सोचते हैं आश्रित चर के बारे में या एक स्वतंत्र चर के बीच में संबंधों का जब आकलन करते हैं, तो ऐसी चीज़ों पर हम पश्चिगमन का यूज़ बेसिकली करते हैं। तो वो भी चीज़ें हमें, इसी को हम बोलते हैं पश्चिगमन, या हम इसको बोल सकते हैं रिग्रेशनल भी, ठीक है, इसको हम रिग्रेशनल भी बोल सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए की तरफ, तो ऑप्शन ए आपसे क्या बोल रहा है? ऑप्शन अगर ए की तरफ अगर हम बात करें तो ये आपसे क्या कह रहा है कि अस्वीकृति। अस्वीकृति का क्या मतलब होता है? जिसको हमने स्वीकार ही नहीं किया, है ना, अस्वीकृति, हमने जिसको स्वीकार ही नहीं किया, तो वह एक प्रकार का अस्वीकृति होती है। और प्रक्षेपण किसको बोलते हैं? प्रक्षेपण आपको पता होना चाहिए। प्रक्षेपण बताएं, प्रक्षेपण क्या है भाई? प्रक्षेपण क्या है बताइए? सिंपल शब्द है, दूसरों पर छोपना, थोपना ना, थोपना। हाँ, मतलब कहने की अगर हम कहें प्रक्षेपण के सिंपल शब्दों में अगर भावों के बारे में समझे तो किसी चीज को निश्चित करने की बात करता है। अगर किसी एक अदर व्यक्ति के ऊपर कोई अपनी, अगर मेरी गलती है, अपनी गलती ना मानकर दूसरे व्यक्ति के ऊपर जो गलती आप मानते हो वो प्रक्षेपण होता है, ठीक है, वो क्या होता है? प्रक्षेपण होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी रक्षा युक्तियां हैं, ये बेसिकली वहां के रूप में देखने को मिल जाती है हमें। श्रमिक बाजार, अब देखो प्रश्न, अब आप यहां पर पढ़िए। श्रमिक बाजार में श्रमिकों को लैंगिक विभाजन पुनः प्रकटन हो रहा है, और इसका अभिप्राय क्या होता है? क्या होता है? पॉइंट ए कि महिलाएं जो हैं उन्हीं कार्यों को कर रही हैं जिन्हें वे घर पर करने की आदी हैं। ऑप्शन सेकंड कह रहा है कि वे कार्य जो निम्न हैसियत है के हैं और उनके लिए कम भुगतान करने वाला होगा, जो पैतृक संबंध में अनुच्छीण रहते हैं, और यह जो है अंतरण परिवार के आधारित पितृसत्ता के उद्योग आधारित पितृसत्ता की ओर है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 13 के अगर मैं बारे में बात कर रहा हूं तो बताएं। मैं शायद लेफ्ट हो चुका हूं ना? किससे पूछ रहे हैं? बच्चों से। तो लेफ्ट हो गए तो बच्चे से नहीं गया। अब जवाब आया है यहाँ पे, पवन जी का सी आया है जवाब, वेरी गुड, और बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे अगर हम 13 के बारे में बात करें, 13 के बारे में, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला ही। पहला भी सही है आपका, दूसरा भी सही है आपका, तीसरा भी सही है आपका, तो इसलिए आप यहाँ पे कहेंगे ए बी सी, यही करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। आत्मसम्मान है क्या? व्यक्तित्व, विशेष गुण, मानदंड, अनुष्ठान। क्या है आत्मसम्मान? विशेष गुण है सर। विशेष गुण है, यहाँ पे जवाब आ रहे हैं। और भी व्यक्ति बताएं जरा, क्या है आत्मसम्मान? क्वेश्चन नंबर 14 आपका पूछ रहा है सेल्फ स्टीम। तीसरा ही सही आएगा विशेष। हाँ, तीसरा यहाँ पे सही जवाब आएगा। जो सेल्फ स्टीम की बात मैं कर रहा हूँ, आत्मसम्मान की बात कर रहा हूँ, और ये बात आप लोगों को भली भांति तरीके पता होगा मैस्लो वाले में। तो आत्मसम्मान एक व्यक्ति के अपने मूल्य का व्यक्तिपरक मूल्यांकन करने पर, या आत्मसम्मान में स्वयं के साथ साथ भावनात्मक राज्यों जैसे
निराशा, गर्व, शर्म, विजय इत्यादि जैसे विश्वास जो शामिल किए गए हैं वो आत्मसम्मान में शामिल किए गए हैं, और यह एक प्रकार का जो होता है ये विशेष गुण होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थर्ड वाला, यही आपका करेक्ट जवाब। क्वेश्चन 15, पहली बार भूदान कहाँ भी चला, मतलब कहाँ से चलाया गया था पहली बार? तो सरल प्रश्न था, पोचमपल्ली, है ना? आप लोगों को तो ये पता रहा होगा भाई, ये तो अच्छे तरीके से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अब देखिए, अब मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया है और मैंने बताया भी है कि जब कभी ऋणात्मक विषमता का विवरण होता है तो आप इसको ध्यान रखिएगा। एक फार्मूला वो था जहाँ पे आप मोड निकाल लेते थे, इज इक्वल में 3 मीडियन करके, 3 मीडियन माइनस 2 मोड 2 एक्स बार कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार से एक और फार्मूला आप याद रखेंगे विषमता में। तो ये फार्मूला जो था असम्मित वितरण में था, जो अभी आपको मैं बताया हूँ, मोड इज इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 एक्स बार। ठीक उसी प्रकार से जो ऋणात्मक विषमता की बात करता है तो इसमें आप ध्यान रखेंगे लेस देन का नाम। अब आप जरा बताइए लेस देन कहाँ दिखा हुआ है? लेस देन किस ऑप्शन में है? लेस देन किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर अगर आप, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 16 में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लेस देन सी में दिया हुआ है माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य, माध्यिका, बहुलक। अगर जब आप आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ, जैसे आप केंद्रीय प्रवृत्ति का माप पढ़े होंगे, सभी लोग पढ़े होंगे, कोई ऐसा व्यक्ति है जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप ना पढ़ा हो? कोई भी एक ऐसा व्यक्ति बता दीजिए। कोई नहीं है ना, सारे पढ़े हैं ना? तो जब सभी लोग पढ़े हैं तो आप लोग उस समय आप सबको हाई स्कूल में या 8th में या 9th में ये बताया गया होगा कि सबसे पहले माध्य बताया गया होगा, फिर उसके बाद माध्यिका के टॉपिक बताई गई होगी, फिर उसके बाद बहुलक का टॉपिक बताया गया होगा। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक में याद रख लीजिए। तो उसके बाद लेस देन का नाम याद रख लीजिएगा, तो आप इजीली कर लेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले माध्यिका, माध्यिका फिर बहुलक। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, अपराध के विषय में जीव। देखो अब यहाँ पे पैटर्न को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है भाई रूपम जी, कि जब अपराध के विषय में जीव वैज्ञानिक विचारधारा की बात मैं कर रहा हूँ, जीव वैज्ञानिक विचारधारा के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ऐसी कंडीशन पर आपका क्या सही जवाब होना चाहिए? अच्छा, नाम आपको बता दूं, नाम सुना होगा सेजारे लोम्ब्रोसो का नाम। सी 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 सी, बहुत बढ़िया। जैसे ऑटो रैंक याद है कार्यात्मकता अभिगम में, भाई याद कर लीजिए अपराध के विषय में जीव वैज्ञानिक को नाम, जहां पर विचारधारा प्रस्तुत किया है सीजारे। नाम कितना अच्छा लग रहा है सीजारे, लेकिन जो लोम्ब्रोसो लिख दिया है यही गलत कर दिया अपने नाम के आगे। सीजारे लोम्ब्रोसो इटली का एक अपराध शास्त्री और चिकित्सक है, जिसको अपराध शास्त्र का जनक कहा जाता है। अपराध शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, कौन बताएगा? सीजारे लोम्ब्रोसो को कहा जाता है। और यही अगर मैं बात करूं तो ये एक अपराध शास्त्र में भी अगर हम बात करें सीजारे का ही नाम है ना, तो ठीक है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आगे अगर हम बात करें डेनहम ने 28 सिद्धांत दिए हैं, ठीक है, 28 सिद्धांत दिए हैं। और जॉक यंग के बारे में अगर हम बात करें तो जॉक यंग के बारे में अगर हम बात करें तो संस्कृति अपराध के बारे में बात करते हैं। संस्कृति अपराध, संस्कृति उप संस्कृति अपराध नहीं, जो है सांस्कृतिक अपराध। कौन सा? सांस्कृतिक अपराध, संस्कृति नहीं सांस्कृतिक। ओके, याद रखिएगा ये जो है जॉक यंग, और ये तो इनका आई है मतलब है। और फ्रेरी का नाम अभी मैंने आपको बताया भी है ना। तो ये बेसिकली ये जानते हैं लोम्ब्रोसो का शिष्य, लोम्ब्रोसो का शिष्य कौन है, कोई बता सकता है मुझे? अगर हम जी तो फेरी ही है शायद। हाँ, यहाँ पर एनरिको फ्रेरी है, एनरिको फ्रेरी इसका पूरा नाम है। ये बेसिकली इसका शिष्य रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने आपराधिक समाजशास्त्र में बात किया है, लेकिन इन्होंने कहा कि शारीरिक जीन और प्राकृतिक स्थिति और सामाजिक वातावरण के समायोजन का परिणाम मान लिया था। बस इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इनका अलग था ये पैटर्न। हालांकि ये 2 ऑप्शन कंफ्यूज कर देते, जो बच्चे पढ़े हैं इसके बारे में वो कंफ्यूज होते। लेकिन अब आपको मैं बता देता हूं कि जो जीव वैज्ञानिक विचारधारा वाले व्यक्ति हैं ये हैं,
और ये जो वैज्ञानिक विचारधारा नहीं मानने वाले जो नहीं हैं, ये फ्रेरी हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। नाम क्या है इनका? एनरिको फ्रेरी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन अपराध के नामपत्रण सिद्धांत से संबंधित है? ठीक है, नामपत्रण सिद्धांत से संबंधित है, बताएं जरा आप लोग। मैं कमेंट जानना चाहूंगा आप सभी से। पंकज जी, संगीता मैडम का सी आया है भाई, श्वेता जी का भी सी आया है, ठीक है। दीपक राव का ऑप्शन ए आ गया है, ओके। तू चला दो, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे करेक्ट जवाब भी लगभग आ भी रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर 18 के बारे में बात करूं आप लोगों से, तो यहाँ पे सही जवाब अगर कुछ है तो हवार्ड बेकर है, और सही दीपक राव जी सही हैं आप। पवन जी सी और ए, अच्छा दो ऑप्शन लेके चल रहे हो, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, आप क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। सी बच्चे काफ़ी तरफ जा रहे हैं, सदरलैंड को ही लगा के चले आए सभी बच्चे। अपराध का नाम पत्रण सिद्धांत, चलो कोई बात नहीं, लग रहा था लेकिन सदरलैंड लगा दिया। चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा समझ लीजिएंगे सभी लोग, आप ठीक है, आप सभी लोग समझ लीजिए। नाममात्रण का जो पत्रण का सिद्धांत है, नाम पत्रण का जो सिद्धांत है, ये संबंधित है हवार्ड बेकर का। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। हवार्ड बेकर बाहरी विचलन, मोसार्ट के बारे में, हत्या के बारे में, मामले के बारे में, हत्या अपराध मामला के बारे में बात करने वाला कोई बंदा है तो हवार्ड बेकर है। अगर कोई व्यक्ति है बाहरी विचलन के बारे में चर्चा करने वाला तो हवार्ड बेकर है। अगर कोई व्यक्ति है अपराध के नामपत्रण के रूप में प्रेजेंट कर दे कि अपराध है, इस तरीके की प्रतिक्रिया को जाहिर करने वाला, तो वो व्यक्ति हवार्ड बेकर है। अभी आपने सिजारे जो है लैम्ब्रोसो के बारे में ऊपर देखा, और आपने अभी जो है एरिक फ्रेरिक का नाम भी आपने ऊपर देखा। सदरलैंड के बारे में देख लीजिए। सदरलैंड ये क्रिमिनोलॉजी का सिद्धांत देते हैं। वाइट कॉलर क्राइम के बारे में बात करते हैं, पेशेवर चोट के बारे में बात करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। इनका नाम यहाँ आता है सदरलैंड, यहाँ आता है इनका नाम सदरलैंड। बात समझ में आई प्रियंका जी, रूपम जी और व्यक्ति, अभिषेक जी, पंकज जी, दीपक, हाँ चलो जी हाँ, ये होता है। इनका दो नाम याद रखिए, ये क्वेश्चन को स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यहाँ पे ये चारों ऑप्शन का नाम याद रखिएगा। ये क्लास समाप्त होने के बाद प्लीज आप लोग क्या करना, इन चारों ऑप्शन को देख लेना, इनके बारे में बस जितना बोला हूँ उतना ही पढ़ना, ठीक है, इतना ही कर लेना, ये कहीं ना कहीं मैच करेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा, व्हाइट कॉलर बहुत ज़्यादा इसका फेमस है, व्हाइट कॉलर, और क्रिमिनोलॉजी का जो सिद्धांत है इसी का है सॉरी, ठीक है, ये इसी का है। क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, होगा ना, हाँ ए, ऑप्शन ए होगा 18 का ए। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड नामक विकास, कोई बात नहीं आप करो यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंगीकृत ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड नामक विकास कार्यवृत्ति के अनुपालन संबंधी प्रस्तावित सूचकांकों की संख्या, ये पता याद आया आप लोगों को? SDI, सॉरी SDI नहीं, क्या बोलते हैं उसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG, हाँ SDG सस्टेनेबल। अब यह पता आपको, ये 2015 से लेकर 2030 तक दिया है, और 2015 से 2030 में 17 गोल थे, 169 इसके एसोसिएटेड गोल्स के रूप में आए, एंड 193 इसके, अगर हम बात करें 193 तो इसके देश रहे थे, ये हमें पता होना चाहिए। और देखो 304 वैसे होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन में 304 नहीं है, आई थिंक ये क्वेश्चन गलत है। मैं आपको बता दूं, कुल सूचक की जो संख्या है 304 है, सूचक की जो संख्या बताई गई है 304 बताई गई। कौन सा ट्रिक माना है इसने, आयोग ने? 309 बता रहे हैं आप लोग, श्वेता 315 भाई, नहीं 309, दीपा नहीं होगा,
290 नहीं होगा, ये कुछ सूचक थे, वो 304 है, आप ये नोट कर लीजिए, 304 है, 304 इसके हैं, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, सूचक जो है 304 है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में अच्छा यहाँ पे डी वाले को आप लगाइए, फिर 304 के बाद ये 309, सर आएगा तो बी माना है। हाँ फिर इसी को मानिए, लेकिन ऑप्शन में 304 अगर आएगा तो उसी को लगाना, 309 मत लगा के आ जाना, 304 को लगा के आना। क्या लगाएंगे सर? 304, हाँ 304 लगा के आना ऑप्शन में। सर एनटीए ने 315 माना है, ये बोल रहे हैं। एनटीएन ये तो गलत भी मान लेते हैं। अच्छा एक मिनट, मैं इसमें अभी एक क्वेश्चन नंबर हम 20 के बारे में बात करें तो प्रभावी समय का प्रबंधन बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, और मैं आपको बता दूं प्रभावी समय का प्रबंधन, मैनेजमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना। अच्छा प्रश्न है, आपको पता भी होना चाहिए, चलिए बताएं आप लोग। चले तो मैं आप सबको बताता हूं, ध्यान सुने मेरी बात। देखिए आप सभी लोग जानते हैं जो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की बात होती है, जब कभी भी प्रभावी समय प्रबंधन की बात होती है तो उसका मतलब होता है एक दिन में किए गए जो महत्वपूर्ण कार्य होता है उन कार्यों का अधिक होना। वास्तव में प्रभावी समय प्रबंधन हमारे समय के कुशल उपयोग के लिए, कुशल प्रयोग के लिए हम इसका अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। तो सबसे अच्छा समय प्रबंधक दोनों प्रभावी के रूप में कैसे कुशल माना जाएगा, तो ऐसी कंडीशन पर आपको मैं बता दूं, दीर्घकालीन योजना का निर्माण होगा तो ठीक रहेगा, कार्य सूची तैयार करेगा तो ठीक रहेगा, दूसरों को कार्यों को लेकर अगर प्रायोजित करेगा तो ठीक रहेगा। अल्पकालिक के लिए ये प्रभावी समय प्रबंधन का काम नहीं होगा। तो यही केवल एक ऑप्शन था जिसमें आपका सेकंड लिखा था, यही नहीं था, बाकी यहाँ पर पहला भी सही था, आपका तीसरा भी सही था और आपका चौथा भी सही था। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 को आप करेक्ट लगा देंगे, यहाँ पे 20 का 4 वाला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा असहमति दूर करने की विधि है? असहमति दूर करने की कौन सी निम्नलिखित में से यहाँ पर विधि है, ये हम जानना चाहेंगे आप सभी लोगों से, बताएं। बहुत सारे हो सकते हैं, है कि नहीं। जैसे विवाद को दूर कैसे करेंगे, किन किन चीजों को लेकर? बाध्यकारी या परोपकारिता के जबरदस्ती अगर कोई चीज वाला, देखो एक चीज ध्यान रखिए, असहमति दूर करने की विधि क्या हो सकती है? अपीड़न हो सकता है, बाध्यकारिता बोलते हैं। अपीड़न का मतलब होता है बाध्यकारिता, इसका मतलब होता है अगर हम बात करें किसी चीज को कभी कभी जोर जबरदस्ती के माध्यम, लेकिन उतना सकारात्मक नहीं होता, लेकिन ये विधि के रूप में जाना जाता है असहमति दूर करने के लिए, तो अपीड़न रखा जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे पार्थोमुख विरासत, तो पार्थोमुख जो विरासत होता है इसको बोला जाता है ना, विरासत नहीं यार रियासत, तो इसको जो बोला जाता है, हाँ रियात, तो जो पार्थोमुख होता है ना, इसका मतलब ये होता है परोपकारी। क्या होता है? परोपकारी। तो परोपकारी भी एक प्रकार से असहमति को दूर करने की विधि हो जाती है। और विषय पर मानचित्रण भी आपका ये हो जाएगा, विषय पर मानचित्रण भी नहीं, विषय पर मानचित्रण नहीं होगा, परिहार हो जाएगा। परिहार होता है, परिहार का मतलब होता है बचाव, परिहार का मतलब होता है बचाव, परिहार का मतलब होता है बचाव, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 नहीं है, यहाँ पर ये वाला तीसरा नहीं है, 1 2 3 कहीं दिया भी नहीं है ना। अच्छा यहाँ पे था 1 2 3, इसका सही जवाब क्या होगा बताएं जरा। बचाव भी तो होना चाहिए, आई थिंक। क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? चारों हो सकते हैं सर मेरे हिसाब से। तो सभी में आ रहा है 1 2 3, परिहार को नहीं माना है। अगर हम 3 निकालते हैं सर, 3 तो सभी में है। 1 2 3, 1 2 4, 1 2 4 किसी ऑप्शन में है ही नहीं, 1 और 2 4 किसी ऑप्शन में है भी नहीं। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें 3 ना हो। 3 तो सभी में है, हाँ 3 तो हो गए। हाँ फिर तो 3 तो होगा यार, ये सही है। इसका मतलब विषय का मानचित्रण रखा है, ठीक है। चलिए विषय का मानचित्रण को हम मान लेते हैं, विषय का मानचित्रण यहाँ पे इसको ओके कर लेते हैं। विषय का मानचित्रण होता है असहमति को दूर करना, ठीक है। और उसके बाद ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो 1 2 3 ही सही होगा, परिहार नहीं होगा। परिहार लेकिन बचाव होता है। अच्छा ये ध्यान सुनिए, असहमति दूर करने की विधि है बचाव। क्या बचाव विधि थोड़ी ना है ना, बचाव विधि थोड़ी ना है, ठीक है। हाँ तो ये परिहार होता है, परिहार का मतलब होता है बचाव, ठीक है। ये आप ध्यान रखें, परिहार का मतलब होता है बचाव।
तो यहाँ पर 1 2 3 को आप सही लगा दीजिए, यही सही जवाब है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे अर्ध विधवा पद को किस प्रकार से समझा जाएगा। अच्छा, आपने नाम सुना होगा जम्मू कश्मीर राज्य, अच्छी तरीके से जानते हैं। जम्मू कश्मीर में पता है क्या है, एक चीज़ है, जानते हैं आप लोग, एक यूनिक बातें जानेंगे। अगर आप लोगों को पता है फिर तो ठीक है, नहीं पता है तो आप समझ लीजिएंगे आज, बता दीजिए। अच्छा, एक यूनिक बात यह है कि अगर मान लीजिए वहाँ के जो महिलाएं होती, जिनकी जो शादीशुदा वाली महिलाएं हैं, अगर उनके पति गायब हो जाते हैं, ठीक है, और अभी भी वो संघर्ष जम्मू कश्मीर में चल भी रहा है ऐसी कंडीशन पर, तो उनको कहते हैं ये अर्ध विधवा है। अर्ध विधवा मतलब हाफ विंडो है ना, ये जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। तो एक चीज आप ध्यान रखें आप सभी लोग, यहां पर देखिए, वे महिलाएं जिनके पति गायब हैं परंतु उनकी मृत्यु घोषित नहीं है, तो यहां पे यही सही जवाब है आपका, है ना, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये ऑप्शन एक सही है आपका। वे महिलाएं जो बाल विवाह से पीड़ित है, ये गलत है, बाकी ये तो फैक्ट के रूप में गलत आएगा। वे महिलाएं जिनके पति की मृत्यु होगी परंतु शरीर का कोई अता पता नहीं है। मृत्यु होगी, शरीर का अता पता नहीं है, लेकिन इतना जान रहे कि मृत्यु हो गई है। देख लो, ये प्रश्न कुछ हजम ही नहीं हुआ ऑप्शन। वे महिलाएं जिन्हें उनके पति के पक्ष में पेंशन प्राप्त हो, वे महिलाएं जिन्हें उनके पति के पक्ष में पेंशन प्राप्त, ये भी गलत है ना, पेंशन वगैरह नहीं, यही मतलब फैक्ट के रूप में ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। परियोजना प्रस्ताव में शामिल है, परियोजना प्रस्ताव में शामिल है, कौन कौन सी परियोजनाएं जो है इस प्रस्ताव में शामिल किए गए हैं, मैं आप सबसे ये जानने की कोशिश करूंगा, बताएं आप सभी लोग। देखो, संगठन के समक्ष जो है चुनौती, ये होना चाहिए, ठीक है, प्रस्ताव परियोजना में, तो ये नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। तो संगठन के समक्ष जो चुनौतियां होती हैं वो परियोजना के प्रस्ताव में शामिल किया गया है। परियोजना का उद्देश्य, यहाँ पे मैं आपको कहूँगा मोटो इसका नहीं है कि इसके प्रस्ताव में शामिल किया जाए, उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य में ये भी शामिल नहीं होता है उसके प्रस्ताव में कि बजट क्या है। अगर उसके बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे देता का मतलब होता है देनदारी है ना, देनदारी होता है यहाँ पे, देनदारी। यहाँ पे सही जवाब क्या माना है यूजीसी ने? बी माना सर, लेकिन उद्देश्य भी माना होगा, फिर उद्देश्य भी माना। प्रस्ताव में तो शामिल अगर चुनौती है तो उद्देश्य भी मान लिया है। ओके, चलो, ये मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, है ना, 1 मिनट थोड़ा सा मुझे समय दे, थोड़ा सा। चलिए, यहाँ पे आप लोग इसी को सही कर लीजिए कि आपका पहला और दूसरा ही सही हो जाएगा कि संगठन के समक्ष चुनौती को भी और परियोजना का उद्देश्य को भी, इन दोनों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो बजट और देनदारी को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। यह आपका पहला और दूसरा सही हो जाएगा। पहला वाला सही है ना, पहला वाला सही माना है ना यूजीसी ने, पहला ही सही है। बजट नहीं आएगा क्या? नहीं, बजट वगैरह नहीं आएगा। योजना तैयार करेंगे तो बजट नहीं बनाएंगे कि हम कितना लागत आएगी। बजट की जरूरत होती है ना। प्रस्ताव है, परियोजना है, परियोजना है, मैं मानता हूँ परियोजना में आप करेंगे, लेकिन प्रस्ताव में शामिल। देखो, प्रस्ताव एक अलग चीज बताता है आपका। प्रोजेक्ट अगर हम प्रपोजल की बात करेंगे तो वो अलग एक इंक्लूड करने की बात करता है, उसमें हम बजट को मेंशन नहीं करते, उसमें बजट को हम मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। संगठन के समक्ष चुनौतियों को, परियोजना में शीर्षक को, समाप्ति को, उद्देश्य और लक्ष्य को, और समाधान को और आवश्यकताओं को, इनको हम शामिल करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, और आपका बजट और देनदारी वगैरह नहीं शामिल होती है। रिपीट कर देता हूं दोबारा से, परियोजना प्रस्ताव को अगर हम जब भी कभी दस्तावेज के रूप में आंतरिक या बाह्य परियोजना के रूप में परिभाषित करेंगे या प्रस्ताव में शामिल करेंगे तो प्रस्ताव का एक शीर्षक होगा, उसमें प्रस्ताव की समाप्ति और तिथि होगी, उसमें उद्देश्य और लक्ष्य होगा, उसमें आवश्यकताएं होंगी, उसमें प्रस्ताविक समाधान होगा, उसमें विवरणकर्ता होगा, उसमें और कुछ उसके अनुभाग होंगे छोटे छोटे, वो भी, और प्लस में संगठन के कुछ समक्ष चुनौतियां होगी, वो भी इसमें शामिल की जाएंगी। बजट नहीं शामिल होगा, ना ही देनदारी शामिल होगा प्रस्ताव में। याद रखेंगे आप सभी लोग, उतना ही शब्द आप लोग ध्यान रखेंगे जितना मैंने आपको बताया। ये सारी की सारी चीज़ें शामिल की गई हैं, बजट नहीं शामिल किया गया है, याद रखेंगे। बजट के बारे में जैसे अगर आपके पास ये विचार आ रहा है कि बजट क्यों नहीं, तो ये बेसिकली एक
तत्व के रूप में प्रस्ताव को जब शामिल किया जाता है, तब वहां पर हम एक परियोजना को जब शामिल करेंगे या परियोजना का उद्देश्य शामिल करेंगे, फिर प्रोजेक्ट का क्षेत्र को शामिल करेंगे, जब क्षेत्र को शामिल करेंगे तो योजनाओं को शामिल करेंगे, फिर बजट को भी शामिल करेंगे। तो हम ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, परियोजना का प्रस्ताव में जब हम उसके तथ्यों को इन्वॉल्व करेंगे, तब एलिमेंट को इन्वॉल्व करेंगे, तब हम इसको वहाँ पे रखेंगे, इंक्लूड करेंगे तब। ठीक है, ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे उस समय। आगे हम बात करें, आप बताएं, एक और क्वेश्चन ले। जी जी बताएं। ओके सर, ये मतलब एनटीए का गलत है ना सर, ये वाला? ये कौन सा ऑप्शन मारा है? 1 और 2 तो सही है, इसका पहला और दूसरा सही है सर। ये लोग सर कोई बोल रहा था सेकंड वाला है एनटीए माना। हाँ, बी माने हैं एनटीए ने। बी माना है सर अब आ जाएगा तो हम लोग यही लगाएंगे ना। बी माना है एनटीए ने, बी फॉर बॉम्बे। जी सर। इतना सारा बोल दिया सर ये कंपनी से रिलेटेड तो नहीं है, किसी चलो अच्छा ठीक ऑर्गेनाइजेशन की बात है। इस तो प्रश्न को एक मिनट, एक ऐसे प्रश्न, इस प्रश्न को आप छोड़िए, स्टार लगाइए, स्टार कह रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क लगाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ग्रुप में डालिए। मैं इसको इसके बाद थोड़ा सा सीन करूँगा, पढ़ूंगा, फिर मैं आपको अगली वाली क्लास में बता दूंगा। ठीक है, बड़ा दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2016 के अनुसार विशेष गृह क्या है? स्ट्रीट चिल्ड्रन वाले बच्चे होंगे, अनाथ बच्चे होंगे, कानून के विरुद्ध के बच्चे होंगे कि उपेक्षित बच्चे होंगे? किशोर न्याय अधिनियम 2016 का अनुसरण कर रहा है, तो किशोर न्याय अधिनियम 2016 का अगर अनुसरण कर रहा है तो कानून के विरुद्ध जो बच्चे होंगे वो होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 3rd सही हो जाएगा। ठीक है, पंकज जी का जवाब भी यहाँ पे आया है, ऑप्शन नंबर 3rd की तरफ आया है। सही जवाब बता रहे हैं पंकज सर आप। तो अब जो स्पेशल के बारे में बात मैं कर रहा हूँ, होम एज पर द कौन सा किशोर न्याय अधिनियम 2016 जो इन्वॉल्व किया गया है, वो बेसिकली कानून के विरुद्ध बच्चों के बारे में। ठीक है, ये चीज़ें बताया जाता है। विशेषकर अगर हम बात करें घरों के बारे में, जहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा तो या स्वयं या हर जिले या जिलों के एक समूह में स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से स्थापित एक ऐसा घर होता है या ऐसा कानून होता है जिसके साथ संघर्ष में बच्चों का पुनर्वास किया जाता है, वो होता है कानून के विरुद्ध वाले बच्चों के लिए। तो यह आपका सही हो जाएगा, विशेष घर उन्हीं के लिए होता है ये। तो ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें संप्रेषण गृह किस लिए होता है? संप्रेषण कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, इसमें नहीं लिखा, मतलब ये कानून में आता है ना, किशोर न्याय अधिनियम में संप्रेषित गृह आता है, संप्रेषण नहीं आता है। संप्रेषित कह लीजिए या इसे संप्रेषित बोल लीजिए। ठीक है, वो किसके लिए होता है सर? हाँ, ये इन्हीं बच्चों के लिए होता है, जैसे स्ट्रीट वाले के लिए। ये इनके नहीं होते, उनमें भी पुनर्वास की बात होती है। आपने सही पूछा है। ठीक है, उनमें भी स्पेशल, इसमें भी क्या नाम है, अनाथ बच्चे वाले हो सकते हैं, उपेक्षित बच्चे वाले हो सकते हैं, स्ट्रीट वाले बच्चे हो सकते हैं, जो अपने अधिकारों से दूर वाले बच्चे हैं, जो सुधार करने की बात होती है, उनको सुधारने में भी वो भी आते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन बेसिकली जो कानून के विरुद्ध वाले बच्चे आएंगे वो विशेष गृह में आएंगे। बाकी यहाँ पे जितने बच्चे आ रहे हैं वो संप्रेषित वाले बच्चे में आएंगे। ठीक है सर, विशेष गृह को सुधार गृह भी कहा जाता है क्या? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, वो सुधार गृह है, सुधार गृह ही आएगा। लेकिन नाम वहाँ पे विशेष गृह रखा है, सुधार गृह नहीं रखा गया है उसका नाम। सुधार गृह वगैरह के बारे में बात किया गया है 1601 में, एलिजाबेथन वाले में। ठीक है, यहाँ पे बात मत करिएगा वरना गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा आप लोगों को, यहाँ से नहीं पूछेगा, 1601 से पूछेगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 25 ले ले, बताएं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने ये है, मेटा कम्युनिकेशन, जिसको मेटा संचार बोलते हैं। व्यापक परिषद में अगर हम बात करें तो यह एक विस्तृत रूप में अगर देखा जाता है, शरीर की भाषा, स्वर, अंतर्निहित अवधारणा, संदेश सहित इसको हम क्या करते हैं, समझते हैं, और शब्दों के ऊपर और उससे अर्थ रूप में पढ़ना समझना। तो ऐसी कंडीशन पर हम इसको कहते हैं कि यह हमारा जो है नॉन वर्बल होता है, यह हमें वर्बल नहीं होता है। तो इसलिए आवाचिक संकेत के रूप में मेटा संचार को हम समझते हैं। पैरा लैंग्वेज नहीं होगा, ना ही वर्बल होगा, ना ही दोनों के साथ होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड वाला। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन। पैरा लैंग्वेज को एक बार बता दीजिए। अच्छा, पैरा लैंग्वेज क्या होता है? बेसिकली अगर हम बात करें पैरा लैंग्वेज के बारे में, तो ये भाषा से संबंधित, भाषा ऐसी जहाँ पे आप कहते हैं ना
हम एक ऐसी भाषा के बारे में जानकारी रखते हैं, जैसे अब बोलचाल की जब हम बातचीत करते हैं आपस में, तो उस समय एक नहीं कहते हम लैंग्वेज का विकास कर रहे हैं, लैंग्वेज का विकास कर रहे हैं। तो जब आप किसी लैंग्वेज का विकास करते हैं तो उसमें पिच, वॉल्यूम, जो एक होता है इंटोनेशन, मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ पे डेवलप होती है, विकास होता है। तो वो बेसिकली पैरा लैंग्वेज होता है। पैरा लैंग्वेज में ये संशोधित पाठ होता है ना, ये संशोधित पाठ होता है और नॉन फोनिक गुण पाए जाते हैं इसमें। तो फोनिक वाले अगर बात करें, पिच, वॉल्यूम और इंटोनेशन, जिसको हम बोलते हैं पिच, तारत्व और प्रापक, 3 शब्द आता है ये। तो ये पैरा लैंग्वेज के अंतर्गत आता है, जिसमें हम यहाँ पे ओकल वगैरह से, विकास वगैरह के बारे में बात करते हैं, वो चीज़ें आती है। ठीक है, ओकल वगैरह से, ओकलिक्स के रूप में जाना जाता है, इसलिए ओकल वगैरह इसको हम ध्यान रखते हैं, वहाँ से पैरा लैंग्वेज होता है। ठीक है, ये डेवलप होता है। जैसे बच्चा नहीं बोला का, अटक अटक के बोला, तो प्रैक्टिस करवाता है। तो पैरा लैंग्वेज तो यहाँ पे यही चीज़ें यूज़ करता है, वोकल वगैरह का बार बार रिपीट करवाना, टंग को दबाना पीछे से। को भी यूज कर सकते जी हकलाना भी हाँ हाँ, अगर मान लो उसको बच्चा हकला रहा है तो उसको सुधार करने के लिए हम क्या करते हैं, वही यही टेक्निक अपनाते हैं पैरा लैंग्वेज वगैरह का, पिच वगैरह का, वॉल्यूम वगैरह को, ये जो है इंटोनेशन वगैरह का, इसी टेक्निक का प्रयोग करते हैं पैरा लैंग्वेज में। जब सहक्रिया होती है कम्युनिकेशन जी, सर, हाँ, मेटा कम्युनिकेशन संकेत से बात करना होगा क्या? मेटा कम्युनिकेशन संकेत कहाँ होगा? अवाचिक होता है, अवाचिक संकेत होता है। हाँ हाँ, अवाचिक, वाचिक संकेत में सोच रहा था, वाचिक संकेत नहीं होगा, अवाचिक संकेत होगा जी। सर एक बात यहाँ बताना चाहूंगा सर, फेसबुक अपना नाम मेटा रख रहा है सर। हाँ, मेटा रख रहा है फेसबुक अपना नाम, न्यू नेम कर रहा है फेसबुक, मेटा रख रहा है अपना नाम। नहीं, मेटा फेसबुक, मेटा फेसबुक नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन आने वाला नहीं है सर, ये लोग जो बता रहे हैं ना वो आने वाली बात नहीं है, इस बात पे समझ नहीं आया। मैं प्लीज एक्चुअली फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके सर मेटा कर दिया है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, वो चलिए, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सेकंड वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जब सहक्रिया होती है और उसका विकास होता है तब क्या होता है? तब दल के साथ सदस्य रूढ़िवादी का विचार अपना लेते हैं, बताएं? नहीं, हाँ, दल सदस्य अपने कार्यों को भावपूर्ण ढंग से शुरू कर देते हैं, बिल्कुल। जब सहक्रिया होती है तो उनका विकास, तब दल के सदस्य अपने कार्यों को भावपूर्ण ढंग से शुरू कर देते हैं। बात ठीक है भाई, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आत्मनिरीक्षण नहीं होता है स्वयं का, ना ही वह पुनर्आवंटन होता है अपने कार्यों का, ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। ऐसा कौन से तत्व हैं जो यह निर्मित करते हैं कि एक व्यक्ति अथवा एक क्रिया असामान्य है तो कष्ट होगा? मानकों की अवहेलना, कि नियंत्रण की कमी, कि असुरक्षा? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसका सही जवाब। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिए, यहाँ पे कष्ट भी होगा, मानक अवहेलना भी होगा, नियंत्रण का अगर हम बात करें कमी भी होगी, असुरक्षा भी होगा। तो कब? जब वह कौन सा तत्व है जो निर्मित करते समय एक व्यक्ति अथवा एक क्रिया असामान्य है। मानक की अवहेलना होगी तो भी असामान्य होगा, कष्ट होगा तो भी असामान्य होगा, नियंत्रण की कमी होगी तो भी असामान्य होगा, असुरक्षा होगा तो भी असामान्य होगा। बताइए जरा, यहाँ पे पहला वाला सही नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना? ऑप्शन नंबर ए सही है, करेक्ट। विशेष गुणों का विकार होता है, व्यक्तित्व विकार। विशेष गुण क्या होता है? दुष्चंता थोड़ी ना विकार होता है, ना ही लैंगिक विकार होता है, ना ही वाद्य मनोवृत्ति होता है, व्यक्तित्व विकार होता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। ये विशेष गुण का विकार हो या शील गुण का विकार हो तो भी इसी के अंतर्गत आता है। व्यक्तित्व पर्सनालिटी से टॉपिक है ये। विभिन्न मदों के सापेक्ष निर्धारित करने के लिए किस अनुमाप का उपयोग किया जाता है? थर्स्टन का माप जानते हैं आप लोग? थर्स्टन का माप बिल्कुल पता होगा आप लोगों को। थर्स्टन का माप क्या होता है? 1929 में, लिंकर्ट का माप 1932 में, गुटमैन का नाम अगर हम बात करें 20वीं सदी में, और बोगार्ट्स का अगर हम बात करें तो ध्यान से सुन लीजिए। बोगार्ट्स ने सामाजिक दूरी का मापन के बारे में बात किया था
और इसने सबसे पहले 1925 में दिया, और उसके बाद 1925 में देने के बाद इसके थ्योरी को दोहराया गया। फिर उसके बाद जब दोहराया गया तो 1946 में दोहराया गया, 1956 में दोहराया गया। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सभी लोग। और 1966 यानी 1966 में दोहराया गया। फिर 2005 में, लास्ट 2005 में दोहराया गया। तो कभी कभी प्रश्न ये भी अगर बन जाए कि कब नहीं दोहराया गया है, तो 4 ऑप्शन दे देगा और इनमें से एक जो वो मिलेगा जो इससे मैच नहीं करेगा, यही आपका सही हो जाएगा। तो सापेक्ष तीव्रता का जो निर्भर या मदों के बारे में अनुमान लगाने की बात करता है, तो वो लिंकट का मापनी होता है जो व्यवहार का मापन करता है, और ये 1932 में दिया था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। सामाजिक समूह कार्य या अभ्यास कार्यक्रम परियोजना किसके लिए जिम्मेदार है? समूह कार्यकर्ता, एजेंसी कर्मचारी, समूह कार्यकर्ता मार्गदर्शन के साथ समूह के सदस्यों जो होंगे, ये सामाजिक समूह कार्य के अभ्यास में कार्यक्रम जो है आयोजना के लिए जिम्मेदार है। यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आज के लिए इतना ही रखिए, है ना। आज मैंने आप लोगों को